अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत अहम इश्यू है, 2 इश्यू हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का निफाज़ फौरी तौर पर चाहिए और क्यों मैं चाहता हूँ, आज हम उस पे गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो है कि ख़ास तबका-ए-फ़िक्र जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के है, सो कॉल्ड लिबरल हैं, वो सारे एक ही एजेंडे पे आकर इस वक़्त डीजीआईएसआई वाले इश्यू पे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और इनका एजेंडा क्या है, ज़रा उस पे तफ़सीली बात करनी है। और एक जाते-जाते एक और ज़रूरी बात जो है चूँकि मेरे साथ जनरल अमजद शोएब साहब तशरीफ़ रखते हैं। अ, जो शौकत सिद्दीकी के बारे में जो बातें कही थी वो सच साबित हो रही है। यानी हैंड इन ग्लव्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक और वही चीज़ें अब एक-दूसरे की इस्तेमाल करना वो सारा कुछ आ चुका है। पहले जनरल साहब पहले ये इसी बात पे जाएँगे कि ये ख़ास तबका फ़िक्र हैं जो इस मामले पे यानी जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, यकीनन इसका फ़ायदा जो है इंडिया के अंदर सबको अपना शोक हुआ था कि जनरल फयाज़ हमीद साहब के बारे में और फिर पूरी दुनिया के अंदर ये था। तीसरा नवाज़ शरीफ आजकल लॉबिंग करता फिर रहा है अमेरिकन फर्मों के साथ। हम्दुल्ला और अमर सालेह के हवाले से आपके पास सूरत-ए-हाल है। आपका टेक इसके ऊपर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रोसेस ये है कि जीएचक्यू 3 नामों का एक पैनल भेजता है प्राइम मिनिस्टर को और जीएचक्यू के नुक्ता निगाह से वो तीनों ही सूटेबल होते हैं उस स्लॉट के लिए। फिर वो प्राइम मिनिस्टर उनमें से किसी एक को पिक करके तो वो वापस भेज देते हैं और जीएचक्यू उसके मुताबिक अपना पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर देता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को वो तीनों नाम कबूल ना हो, तो वो वापस भेजते हुए लिख देता है कि नया पैनल भेज दें। तो नया पैनल आ जाएगा, उसमें इन्हीं में से कोई एक आध नाम शामिल है, कोई 1-2 नए नाम आ जाएँ तो फिर आप देख लें। सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुआ था कि उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को खुद नॉमिनेट किया था। उन्होंने पैनल भेजा लेकिन पैनल वापस करके उन्होंने कहा जी नहीं फलाँ को भेज, जनरल ज़ियाउद्दीन को भेज। तो वो उनका कोई ताल्लुक था, वास्ता था उससे, लिहाज़ा ये जनरल मुशर्रफ ने मुझे बताया था, जीएचक्यू में जब मैं भी उस वक़्त एक पीएसओ था, लेफ्टिनेंट जनरल था, मैं भी आई वाज़ अ पीएसओ विद जनरल मुशर्रफ। तो वो बात हुई कि जनाब उन्होंने नॉमिनेट किया, लेकिन अमूमन तरीकाकार यही है कि 3 नाम जाते हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर 1 भेज देता है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि जीएचक्यू ने जब पोस्टिंग ऑर्डर इश्यू किया या आईएसपीआर ने उसके ऊपर बयान दिया, तो लाज़मन प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल आई होगी इस नाम की, तब ये दिया गया। उससे पहले जीएचक्यू अमूमन पोस्टिंग ऑर्डर इश्यू नहीं करता। लिहाज़ा मेरे पास उस तरह तो कोई इन्फॉर्मेशन एज़ सच नहीं है, लेकिन मैं इतने सालों के तजर्बे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि लाज़मन ये नाम अप्रूव हुआ है, तो फिर ये बात हुई है। उससे पहले ये नहीं भेजा जा ये इसके पोस्टिंग ऑर्डर नहीं इश्यू करता। जीएचक्यू एक ट्रेडिशन के तौर पे ये इश्यू नहीं करता, जब तक कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ओके ना हो जाए। हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि आके डिस्कस करें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाके डिस्कस किया होगा, बताया होगा कि ये रीज़न्स हैं, ये वजह है जिसकी वजह से हम इनको करना चाहते हैं। तब भी प्राइम मिनिस्टर ने ओके किया होगा, तो पोस्टिंग ऑर्डर इश्यू हुआ, वरना ये इश्यू ना होता। अब अगली बात जो मैंने मैं आपको जी, जी। लेके आ रहा हूँ कि ये जो हाँ, खास क्लास है कि जिनका काम यही है मेरे मुल्क के बारे में बात करना, उन पॉलिसियों पे और हरफ़े तनकीद बताना और यकीनन ये वो खास तौर पर आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ जब इस दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, तो जावेद लतीफ़ को साथ लेकर आई। फिर आकर उसने एक्सटेंशन वाली बात पे फिर जिस तरह की गुफ्तगू की, तो ये एजेंडा आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये सारा एजेंडा क्या है? बिल्कुल है। ये बदकिस्मती है कि बिल्कुल वो जो इंडियन मीडिया से बातें चलती हैं, वो या इनके मुँह से हमें सुननी पड़ती हैं या इनके मुँह से सुनी हुई मीडिया इंडियन मीडिया जो है वो आगे प्रमोट करता है। दोनों सूरतों में इनका किरदार, इनका रोल बहुत बुरा है। मैं मिसाल के तौर पे एक चीज़ समझ लूँ, ये कहते हैं जी फैज़ हमीद के कहने पे सज़ा हुई, ये हुआ। अगर एक लम्हे के लिए इसको मान भी लिया जाए
तो जो जाली डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दी थी मनी ट्रेल के लिए, वो फैज हमीद दे के आया था। अंधे हैं वो लोग जो उस तरफ तवज्जो नहीं देते। असल चीज ये है कि बाकी सारे किस्से छोड़ दें, पनामा का केस और ट्राई होने से पहले मियां साहब ने कोई जगह नहीं छोड़ी, पार्लियामेंट, मीडिया, उसके ऊपर आके, टेलीविजन स्क्रीन पे आके एक ही कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जायदादें हमारी हैं, बेनामी में वो रखते हैं जिन्होंने जाली काम किए हो, जिन्होंने 2 नंबर काम किया हो। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, हमारे सारे मनी ट्रेल मौजूद है, जरूरत पड़ी तो हम सबको दिखाने के लिए तैयार हैं। जायदादें अपनी मानी, और जब मनी ट्रेल मांगी तो फिर वो कतरी खत और पता नहीं क्या क्या आ गया। और जब अरशद मलिक के पास केस गया तो वह कहा जी मुझे तो पता ही नहीं जायदादें किसकी। उनको वो टीवी का वो सुनाना चाहिए था। वो कहा जी मुझे तो पता नहीं, मेरे बेटों की होगी, उन्होंने कैसे लिए मुझे क्या पता, वो तो बरतानवी शहरी है। अच्छा उधर मैं केस बना दिया। मैं और एक ये बात सारी, मैं आपको बताऊं, अरशद मलिक ने पैसे खाए हुए थे और उसकी और इनकी मिली भगत थी। कभी जज उठ के सफाइयां पेश करने के लिए चोर के घर जाता है? वो बिल्कुल मियां ऐसा ही नवाज के घर क्यों गया? सजा कहीं कम उसका सजा सजा ये, उसने कम सुनाई, सजा कम सुनाई उसने जाने साहब। एक बात मैं और आपको मैं बड़ी कह रहा हूं कि जबरदस्त जो जो केस मजबूत था उसमें माफ कर दिया, छोड़ दिया। जो कमजोर था उसमें उसमें सजा सुना के उनको वो गिनती करवा रहा है कि इसमें ये खराबी, ये खराबी, ये जाके आप चैलेंज करें तो इसमें भी छूट जाएंगे। आप एक बार और बताऊं आपको, ये जरा जरूरी है, मैं इस पे आपका टेक चाहता हूं। मैंने अभी तक किसी ने ये किया नहीं, लेकिन मैंने चौधरी शरीफ की 1988 और 1988 और 89 की रिटर्न, बाकायदा रिपोर्टेड जजमेंट है वो, मैंने बाकायदा अपने चैनल पे बता दी। 9,36,211 रुपए आमदन थी। 9,36,211 रुपए आमदन सिर्फ जिसकी बातें करते हैं ना हमारे दादा बड़े जद्दी पुश्ती अमीर थे। फिर उसके अलावा मैंने आपको याद होगा जनरल साहब, आप तो बड़ा वाद पनामा में 126 दिन की हेयरिंग हुई। फिर जीआईडी ने 60 दिन की हेयरिंग की। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, 4-6 दिन की फिर हेयरिंग हुई। फिर नैब ने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की। फिर ट्रायल कोर्ट के सामने ये सारा कुछ किया और इनके पास सबूत को थे नहीं, ना एविडेंस है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मिलाइन करने के हवाले से बातें हैं। आपका इसी यानी वीडियो वाली तो आपने पोजीशन सारी बता दी, और वीडियो वो इतनी आसानी से है नहीं, उल्टा फायदा दिया है, सजाएं ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके साथ उसने जोड़ा है शौकत सिद्दीकी वाले मामले को, और आप बड़ा वाले तौर पर कह सकते हैं कि शौकत सिद्दीकी इन्हीं का आदमी है। उसमें क्या कहते हैं आप? उसको मैं बता देता हूँ, जितना घनौना आदमी वो साबित हुआ है। मैं तो शुक्र करता हूँ वो जो जितने भी ऐसे मोहरे इफ्तिखार चौधरी दीमक के तौर पे छोड़ गया था हमारी जुडिशरी में, जो चाट रहे हैं, चाट गए हैं जुडिशरी का, बर्बाद, इसको सत्यानाश कर गए हैं, वो खुदा करे कि बर्बाद हो, निकले यहां से। शौकत अजीज वो मोहरा था। इस शख्स ने प्री पोल डिगिंग करनी थी। हुआ ये है कि जिस वाक़े का ये कहता है कि मेरे पास आया था फैज़ हमीद, मैंने उस ज़माने फैज़ से पूछा था। उसने मुझे कहा कि मैं इसके पास गया था, हमारे अपने जो आईएसआई का हेडक्वार्टर है, उसके गिर्द हमने सिक्योरिटी पैरामीटर बनाया हुआ था, तो सड़क, जो पब्लिक सड़क है वो, ये रिकॉर्ड की बात है, केस चल रहा था और इसने उसने मजाक कहा बनाया, जी वो, सबको बुलाना था, उसको लेके आओ, इसको लेके आओ, ये हकीकत बात है। उसने कहा जी वो सड़क अंदर थी और पब्लिक रास्ता था, पब्लिक प्रेशराइज कर रही थी कि अदालत में चले गई कि जनाब ये सड़क खुलवाएं। तो मैं गया उसको कहने कि जी ये पब्लिक की प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हमारा भी बड़ा शदीद मसला है कि अगर ये हमने न खोल दी तो अभी टेररिज्म इतना कंट्रोल में नहीं है कि कल को कोई वाकया हो जाए तो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको ना करें इस तरह। कहता मैं अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने गया था और मैंने कहा कि पब्लिक के सामने हम बात करें तो पब्लिक की तकलीफ का मसला आ जाता है, वो अपने तौर पे सच्चे हैं, लेकिन इतना भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, वहां चंद लोगों को तकलीफ थी जिनके घर वगैरह उसके अंदर आ गए बच्चे उस पैरामीटर के। अब चीज ये है कि असल किस्सा ये है। अच्छा, फिर उसने मुझे ये भी उसको बताया, कह लो मैंने ये कहा तो उसने मेरा अपना अपना दुखड़ा सुना दिया, मेरा भी एक मसला है, ये भी जरा हल करवाएं, आप सलाह से सिफारिश करें। फेवर लेके दें ना, मुझे फेवर लेके दें उसके अंदर। फेवर को मांग रहा था। अच्छा, वो अब अगर वो अदालत में बताएंगे तो बताएं, मैं तो नहीं बताना चाहता, लेकिन बहरहाल वो उस पर इन्होंने माजरत की, फैज ने। लेकिन आप, अब वो वहां पे अपने जो बयान दे रहा है उसमें ये जिक्र नहीं कर रहा। तो फैज ये तो नहीं कह रहा मैं नहीं गया था, वो तो मानता, वो कहता मैं गया था, लेकिन ये किस्सा है, मैं गया इस काम के लिए था।
और इसमें मैंने इसको रिक्वेस्ट की कि जी ये मेरी हमारी सुने आप और ये इस तरह ना करें। अच्छा, अब उसने कहानी ये बना दी। अब इस तरह के साजिशी बयानात और इन चीजों की वजह से मरियम कहती है हमें छोड़ दो, और इतने दीदा दिलेर हैं ये झूठे लोग, वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला उसकी बात नहीं करते। बिल्कुल तो ऐसा तुम ही। कतरी खान की बात करो ना। इन्होंने पैसे खिला के जज शज को, तो केस जो था जिस पे ओनस इनके ऊपर था कि इन्होंने मनी ट्रेल देनी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चला था, उधर आके केस ये बना दिया कि ये नैब साबित करे कि जी इन्होंने करप्शन की थी। तो नैब कहां से साबित करे भाई? आपने जिस जमाने में ये खरीदे, उस जमाने में आप वजीर आजम थे मियां साहब, तो वो सबूत तो आपने देना जिसने जायदादें अपनी मान ली हुई थी, पब्लिक में आके पार्लियामेंट में मानी आपने, आपने मीडिया पे मानी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो इधर आके जितनी हेरा फेरी ये कर सकते थे इन्होंने की है। मुश्किल जैसे मैं अफसोस ये है। जैसा मैं एक बात और अब बता दूं, आपने बड़ी सी बात छेड़ी है, नाज़रीन के लिए ये समझना बड़ा जरूरी है। नैब लॉ के अंदर सेक्शन 9 में 12 जराइम है, और आपने साबित करना है कि आपके आमदन से ज्यादा सासे क्यों है, बच्चों के नाम, बीवी के नाम। जैसे जैसे काजी पायजीसा के हवाले से बात बोला था, बात है नैब के उस मामले में इंटरफेयर नहीं करती है, ये उसने तो साबित करना है, उस पे जिम्मेदारी है। और ये जो अगर आप साबित नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आपका जराए आमदन कोई नहीं है, तो ये करप्शन का पैसा है, इसके लिए साबित नहीं करना कि नोट लेते हुए पकड़ा जाए। बड़ी सीधी सी बात है। ये नैब का ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जब आप तस्लीम कर लें कि ये मेरी जायदादें हैं, तो फिर आपने साबित करना है कि मैंने किस पैसे से खरीदी। बिल्कुल क्योंकि सही। आप टैक्स दहिंदा अगर हैं, आप टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, तो टैक्स रिटर्न तो साबित नहीं कर रहे कि भाई आपके पास पैसे थे कि आपने ये दिया। तो एक शक पैदा हो गया, और फिर ऊपर से ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप ऑफिस होल्डर हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, तो फिर तो वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को बरी जमा कराएं, क्योंकि ये करप्शन आपके इख्तियारात थे, आपके पास सब कुछ आप कर सकते थे। पाकिस्तान के लोगों ने वोट दे के आपको पूरे पाकिस्तान के वसाइल आपके हवाले कर दिए। अब आपने साबित करना है कि भी उन वसाइल को कहीं मिसयूज नहीं किया। तो ये केस इन्होंने उल्टा करके, और उस बेचारे ने पैसे खाए हुए थे उसको घसीटते रहे हैं, कभी मियां नवाज शरीफ के पास, कभी उसको ले जाके मदीने घसीटते रहे हैं, कभी ले जज जाते जाता, कोई नहीं पूछता। इस मरियम से ये सवाल कोई नहीं करता, इतने खड़े होते हैं वहां पे सियाने बयाने, वो ये नहीं पूछते कि जी हमें ये बताएं कि मियां साहब के पास वो क्या लेने गया था। कभी दुनिया का जज गया किसी किसी के पास जिसके ऊपर इल्जाम होता है? वो जज जा जाके सफाइयां, जब तक उसको पैसे नहीं इन्होंने दिए हुए थे, पैसे बिल्कुल दिए ऐसा होते हैं तो आप कहते हैं, चलो तुमने पैसे लिए इतने, तो माल लेके तो काम नहीं तुमने किया, ऐसा। तो फिर आपका जरा उसके ऊपर। ये मैं जान साहब, मैं आपको एक हकायक फिर मैं बार-बार दोहराता इसलिए होता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है। ये वाला जो केस है ना, ये जज बशीर के पास था। इन्होंने दरखास्त दे के ट्रांसफर करा के इसके पास लगवाया। और एक बात और बता दूं, अरशद मलिक को जज भी नवाज शरीफ के दौर में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में मेरे एक एडवोकेट दोस्त थे, उन्होंने बताया कि अरशद मलिक को जज तैनात कर रहे हैं और इसका मकसद ये है, यानी वीडियो इनके पास होगी, पहले पुरानी को वीडियो थी, पूरा प्लान करके जज तैनात करके केस ट्रांसफर करके इसका जवाब इनके पास। और ना ही वो जो चंद सहाफी हैं जो लिबरल क्लास के हैं वो उससे पूछते हैं। उस वक्त इनके पास वीडियो नहीं थी। उस वक्त ये था कि नासिर भट्ट जो है वो जानता था इसको, लिहाजा पिंडी के रहने वाले सारे, नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट और ये, तो ये आपस में जान पहचान थी इनकी। इन्होंने जाके उसको अप्रोच किया, पैसे ऑफर किए, उसने कहा जी मैं कर दूंगा पैसे, ये मुल्तान या जहां भी था उधर इन्होंने अप्रोच किया। फिर शाहिद खाकान अब्बासी को कह के, जो कि प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, इसको पोस्ट करवाया यहाँ पे, पैसे हाथ में दे दिए, सारा काम हो गया। इसके खानदान, मैं जहां रहता हूं यहाँ पिंडी में, वहां करीब ही इसका गांव है। तो मुझे यहाँ के जो एमपीए है यहाँ का, उसने मुझे बताया कि इनके घर में बड़ी रेल पहल हो गई है, इन्होंने सारों ने पजेरो खरीद ली हैं, ये कर लिया वो कर लिया। अच्छा, अब जब पैसे ले लिए तो केस चलना शुरू हुआ। फैसला जब खिलाफ आ गया इनके, तो इनके उस वक्त तो पिस्सू पड़ गए ये उससे, फिर वीडियो निकलवाने के चक्कर में थे, वो मान नहीं रहा था। उस वक्त पीपल पार्टी का एक बड़ा लीडर जो अब बड़ा बनता है, वो लेके आया, उसने दलाली की, वो मियां तारिक को लेके आया मुल्तान से कि जी जज अरशद मलिक की इसके पास वीडियो है, 20 करोड़ मांगता है, बताएं आप जी। ये करें। तो वो वीडियो देखी मरियम ने, फिर वो जाके मियां साहब से मुदाखरात किए, बताया उनको वीडियो का, उन्होंने कहा ले लें लेकिन 20 करोड़ बड़ा ज्यादा है, पैसे कम करें।
वो सौदा हुआ 5 करोड़ में। सही। बाहर निकल के पीपल्स पार्टी के लीडर ने उससे पैसे मांगे कि भाई मेरा हिस्सा। उसने कहा भाई जो तू 20 करोड़ की चीज मुझसे 5 में बिकवा आया है तो मुझसे पैसे हिस्सा किस बात का मांगता है, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। उस पे फटा हुआ उनका, उसको कुछ ना मिला। तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से गालबन उसने ये लीक आउट भी कर दी बात, वरना बाहर निकलती ना। तो इस तरह ये 1 पजेरो और 5 करोड़ रुपया लेके तो इन्होंने वीडियो ली, और वीडियो एक ही नहीं है, उनके पास मेरा ख्याल है 3 या 4 वीडियोस हैं। उस बंदे ने उसने ब्लैकमेल करने के लिए जजों की वीडियोस काफी बनाई, क्योंकि वो बंदा काम करता है, उसका भाई काम करता था मनशियात का, तो उसको सजाए मौत हुई थी। तो पीपल पार्टी वाला वकील उसने किया, उसने पैसे दे दवा के तो उसकी सजाए मौत खत्म करा दी। उस पे उसने रियलाइज किया कि पैसे और ये ब्लैकमेल का काम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो काम छोड़ना नहीं था, वो नारकोटिक्स वाला काम तो उसने छोड़ना नहीं था, वो कर रहा है। तो इसमें ये उसने यहाँ पे एक अपार्टमेंट लेके F10 में तो उसको तैयार श्यार कर लिया, कैमरे शैमरे लगा के जजों को इनवाइट करना शुरू कर दी। वो वीडियो बेचना शुरू हो गया आगे, जब जब जरूरत पड़ी बेच दी, वरना तो वो खुद रखता था। तो ये बड़ा घिनौना किस्म का केस है जिसमें गंदी वैसे भी अगर देखें तो वीडियो वाली एक खतों वाली सरकार भी आपको पता ही है, वीडियो वाली सरकार तो ये तो इनका धंधा है। अगर देखा जाए नवाज शरीफ वगैरह के खानदान का या इन चीजों का नजर आ रहा है ये सारी चीजें। प्रोग्राम खर्चा हमारा ज्यादा लंबा ना हो जाए, मैं आखिर में आपसे चाहूंगा कि ये झूठी खबरों का बाजार खत्म करने के लिए हुकूमत वक्त ने बड़ी कमजोरी दिखाई है, वो पीडीएम में लाना नहीं चाह रहे। आप क्या समझते हैं, इस तरह का कानून होना जरूरी है? मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अभी ये जैसे DGISI वाले किस्से थे, इतना कुछ कहा गया, पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस का आदमी पोस्ट होता है, मीडिया को खबर नहीं होती, ना मीडिया ये करता है। यहाँ मीडिया सूंघता रहता है और उसके बाद उसके ऊपर कहानी और ऐसी ऐसी कहानी जिनका वजूद नहीं, जिनके पीछे कोई हकायक नहीं। अब ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ आप इतना ज्यादा एक चीज का चर्चा कर रहे हैं। ये जनसभा आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, क्या आप उसमें बात नहीं कर सकते? अब इसको हुकूमत को कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन करने चाहिए, कोई तरीकाकार वजह करना चाहिए। मीडिया तो मादर पिदर आजाद वो मांगते हैं जो ये आके भूख हड़ताल कर या प्रेस क्लब के बाहर बैठ के नारे शारे लगाते हैं। वो ये चाहते हैं कि जनाब हम जितने भी काले करतूत कर लें आप पूछे नहीं। तो ये तो कोई तुक नहीं ना, ये कोई ऐसा माशरा तो नहीं है कि भाई आप बिल्कुल जो जी चाहे, आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, मुल्क आपका है, आप भी इसके जिम्मेदार हैं तहफ़्फ़ुज़ के, और वो कोई कवानीन है तो वो लग। और जो मीडिया की आज़ादी है, जो मेरा ख्याल आर्टिकल मेरा ख्याल 18 या 19 है, 19 उसमें ये मादर पितर आजादी नहीं है। आर्टिकल 19 में चाहूंगा प्रोग्राम के बैकग्राउंड पे चलाऊं मैं। उसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू अदर लॉज अंडर विच, जो भी उन दूसरे कानूनों के तहत है, कि जिसके तहत आपके बात हदूद कयूद मौजूद है। लेकिन ये है कि ये यहाँ पे हर कोई मांगता है कि जी बस हमें पूछे ना। ये नहीं समझते कि तनकीद करना किसी पे या झूठी कहानी बना के लगाना वो और चीज है। दोनों में बड़ा फर्क है। तनकीद अगर मयारी हो और तामीरी हो तो उसमें तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, और अगर कोई बुरा मनाता तो बनाता रहे। लेकिन जब आप इल्जाम तराशियां, जब आप झूठ और कहानियां दिल से घड़ के बना के उनको चला देते हैं, वो तो बड़ा गलत काम है। उसमें तो बड़ा कंफ्यूजन मचता है और आपके दुश्मनों से फायदा उठाते। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब। देखिए आपने सच सुन लिया, नासिर भट्ट का, नासिर जंजुआ का, तारिक का, और ये सारे वहां पर इंग्लैंड में नवाज शरीफ के करीब बैठे हुए हैं। फिर आपने अरशद मलिक की कहानी भी सारी सुन ली, और जनरल साहब की तरफ से आपने शौकत सिद्दीकी के अंदर की कहानी भी सारी आपके सामने आ गई। पीडीएम में जरूरी है। जनरल साहब इजाजत चाहेंगे, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, दोबारा फिर तकलीफ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।